वाइटल टूथ ब्लीचिंग। नॉन वाइटल टूथ ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, ऐसे दांत जिसकी एंडो हुई है, मतलब उसका पल्प वाइटल नहीं है, तो एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ में डिस्कलरेशन क्यों होती है, या फिर वो ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से होता है जो कि ट्रॉमा की वजह से होता है, या फिर वो एंडोडोंटिक थेरेपी की वजह से होता है, या फिर अगर कोई नेक्रोटिक टिश्यू पल्प चैम्बर के अंदर रह गया तो उसकी वजह से डिस्कलरेशन हो रही होती है, ठीक है। अब वो हम लोग इंटरनली भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नली भी ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरनल ब्लीचिंग। इंटरनल ब्लीचिंग क्या होता है, फॉर अ नॉन वाइटल टूथ दैट हैज़ बीन रिसीव एंडोडोंटिक थेरेपी, ठीक है। हम लोग उसमें इंटरनल ब्लीचिंग जब करते हैं जब एंडोडोंटिक एक्सिस रिस्टोर नहीं हुआ होता, मतलब जब हम लोग जीपी डालने के बाद उसको परमानेंट सील नहीं किया हुआ, उसको कैविट लगा के मतलब टेम्पररी फिलिंग की हो, तो उसके लिए हम लोग इंटरनल ब्लीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेस को ओपन करेंगे, उसको ऊपर से साफ वगैरह सफाई करेंगे। जब हमने पल्प चैम्बर को क्लीन कर लिया तो गट्टा पर्चा इसमें लगी हुई है, तो 2 mm गट्टा पर्चा हमने निकाला, ठीक है। यहाँ से 2 mm गट्टा पर्चा रिमूव कर दिया, तो उसके बाद गट्टा पर्चा के बाद उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेटिक मीडिया लगाएंगे जो कि बैरियर होता है, जो कि ग्लास आइनोमर से बना होता है या फिर पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट से बना होता है, ठीक है। 30% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लगाएंगे, ठीक है। इसकी दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है थर्मोकैटालाइटिक टेक्निक और दूसरा होता है वॉकिंग ब्लीच टेक्निक। थर्मोकैटालाइटिक टेक्निक एज अ नेम सजेस्ट उसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है सेवरल टाइम ड्यूरिंग अ 30 मिनट पीरियड, ताकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाए, ठीक है। और फिर उसको सॉल्यूशन को रिंस कर देते हैं, फिर पेशेंट को भेज देते हैं। लेकिन जो वॉकिंग ब्लीच होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट यूज़ करते हैं 30% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का या फिर सोडियम परबोरेट का, उसको सील करते हैं कैविट से और फिर पेशेंट को भेज देते हैं। फिर 7 डेज बाद पेशेंट को वापस से बुलाते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर वापस से लगाते हैं, फिर भेज देते हैं। तो ये 1 to 4 टाइम होता है, जब तक जितनी लाइटनिंग चाहिए जब तक अचीव ना हो जाए, ठीक है। वॉकिंग ब्लीच एज अ नेम सजेस्ट मतलब पेशेंट आया, फिर पेशेंट ने काम किया, पेशेंट को भेज दिया, ठीक है। एक ना मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसका एक डिटरमिनेंटल इफेक्ट होता है, ये क्या करवाता है, ये रिजॉर्प्शन करवाता है, इसलिए अब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिकमेंड नहीं है। इसलिए सेफर ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि सोडियम परबोरेट यूज़ कर सकते हैं, दैट वाज मिक्स्ड विद डिस्टिल वाटर, या फिर एनेस्थेटिक, या फिर 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो पल्प चैम्बर पे सील कर देंगे। तो दो ऑप्शन है सेफर ऑप्शन, या फिर सोडियम परबोरेट या फिर 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड। कार्बामाइड पेरोक्साइड का एक बेनिफिट ये है कि ये पीएच को एलिवेट करता है। जब पीएच को एलिवेट होता है, एक तो ये केरीज के प्रिवेंशन करवाता है और दूसरा ये रिजॉर्प्शन को भी प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो रिजॉर्प्शन करवा सकते हैं, सबसे पहले डेफिशिएंसी इन सीमेंटम। अगर सीमेंटम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सर्वाइकल डेंटिन एक्सपोज होगा ओरल कैविटी से, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आए तो बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होगी, जब बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा और हेंस रिजॉर्प्शन हो सकती है। दूसरा क्या होता है, अगर पीडीएल की इंजरी हुई हुई है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा और इंजरी हो सकती, मतलब रिजॉर्प्शन हो सकती है। कोई ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, या फिर गट्टा पर्चा सील सही नहीं हुआ, या फिर हीट बहुत ज़्यादा लगा दी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से रिजॉर्प्शन हो सकती है। अब कैसे रिजॉर्प्शन को अवॉइड कर सकते हैं, सबसे पहले पेरोक्साइड की, हमने बोला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमें कॉन्सेंट्रेशन कम यूज़ करनी है, तो किस में होती है, हम लोग 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं या फिर सोडियम परबोरेट यूज़ करते हैं। 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड क्या होता है, ये पीएच को इंक्रीज करते हैं जो कि रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। या फिर हम लोग गट्टा पर्चा के ऊपर बेस लगाते हैं सेपरेटिंग मीडिया जो कि होता है जीआईसी या फिर रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड यूज़ नहीं करना, ना ही हाई हीट यूज़ करनी है, ठीक है। तो जितना हम प्रिवेंट कर सकते हैं उतना ही रिजॉर्प्शन कम होगी। अब आता है एक्सटर्नल ट्रे ब्लीचिंग। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई दांत के ऊपर लगाएंगे तो वो ट्रेज होती है, या फिर हम लोग सारे दांतों को कवर कर सकते हैं उस ट्रे में, या फिर सिर्फ एक टूथ की ट्रे बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सिंगल टूथ कैसे वर्क करते हैं, हमने पेशेंट के उस पे पेशेंट खुद कार्बामाइड पेरोक्साइड जेल लगाएगा इन द मोल्ड ऑफ द डार्क टूथ, ठीक है। और फिर वो लगाएगा, कोई एक्सेस जेल है तो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। सबसे पहले वो देखिएगा पेशेंट के सही से बैठ गया है, फिर जब वो बैठ जाएगा तो फिर वो लगा के रख देगा, ठीक है।
इफ द डार्क टूथ डज नॉट लाइटन इनफ, नो ब्लीचिंग डन। एक ट्रीटमेंट जब ये हो गया ना, फिर पेशेंट जब रिमूव करेगा, अगर उसका जो डार्क टूथ था अगर वो इतना लाइट नहीं हुआ तो सारे दांतों की ब्लीचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डार्क टूथ बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो फिर हमें फुल ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सारे दांतों बैलेंस हो सकें। अब ओवर वाइटनिंग को अवॉइड करने के लिए हमें हार्डली डे टाइम ब्लीचिंग करनी है इंस्टेड ऑफ ओवरनाइट। अगर ओवरनाइट पहन के रखेंगे ऑब्वियसली ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवर वाइटनिंग की प्रिवेंशन के लिए हम बोलते हैं पेशेंट का आप दोपहर में या सुबह में ब्लीचिंग करें। तो दिस पिक्चर शोज अ सिंगल टूथ डार्कनिंग। और इसके लिए सिंगल टूथ के लिए हमें सिंगल ट्रे बनाएंगे ताकि वो आराम से अच्छे से ब्लीच हो सके। The best treatment for single dark tooth is to fabricate a single tooth bleaching tray. This tray allows the dentist to determine the maximum lightening of the single dark tooth prior to initiating any bleaching on the other teeth. अब आती है दूसरा मैटर, इंटरनल एक्सटर्नल ओपन ब्लीचिंग। एज अ नेम सजेस्ट कि इंटरनली भी होगा और एक्सटर्नली भी होगा। हमने कैसे किया, जैसे वॉकिंग ब्लीच के लिए टूथ प्रिपेयर करते हैं वैसे हमने किया, लेकिन इसके अंदर पल्प चैम्बर खुला छोड़ देंगे। ये पल्प चैम्बर है और इसको ओपन ही रहने देंगे। पेशेंट जो होगा वो 10% कार्बोमाइड पर ऑक्साइड लगाएगा चैम्बर के अंदर और एट द सेम टाइम वो ब्लीचिंग जेल एक्सटर्नली भी लगाएगा विद द ट्रे। एडवांटेज क्या होगा, अब दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ट्रीटमेंट का टाइम भी 50% ये कम कर देता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अगर पेशेंट फाइनल रिस्टोरेशन के वक्त नहीं आए तो उसकी वजह से केरीज भी हो सकती है, कंटेमिनेशन भी हो सकती है और पॉसिबल टूथ लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बैरियर लेयर मस्ट भी प्लेस ओवर गट्टा पर्चा। इसके ऊपर हमें बैरियर लेयर लगानी है ताकि वहाँ पे कंटेमिनेशन ना हो। तो बैरियर लेयर हम लोग RMGIC की लगाते हैं या फिर GIC की लगाते हैं। देन इंटरनल एक्सटर्नल क्लोज ब्लीचिंग। एज ए नेम सजेस्ट कि इंटरनली भी होगा और ये एक्सटर्नली भी होगा। ठीक है, इंटरनल जैसे कि वॉकिंग ब्लीच में, लेकिन इसमें पल्प चैम्बर ये सील्ड हो जाएगा, क्लोज करेंगे हम लोग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल एनाफिस चेंजेस ऑफ द पेरोक्साइड पिट्स अ सिंगल टूथ ब्लीचिंग ट्रे इज मेड। जब हमने पल्प चैम्बर क्लोज कर लिया तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप सिर्फ ट्रे पहने और फिर उससे वो ब्लीचिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा सेफर होता है क्योंकि सिर्फ पेशेंट एक्सटर्नली ही ट्रे लगा रहा है, उसको अंदर पल्प चैम्बर के अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो उसकी वजह से कंटेमिनेशन भी नहीं होगी। ठीक है, और वो आराम से पहन सकते हैं जब तक कि मैक्सिमम लाइटनेस नहीं हो जाए। और ये 6 to 8 वीक्स में इसकी ब्लीचिंग डिस्कलर टीथ हो जाती है ब्लीचिंग इसमें। सो एक टेबल है ये, ब्लीचिंग अ सिंगल डार्क टूथ दैट हैज रिसीव्ड एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, डू यू ब्लीच इंटरनली एक्सटर्नली और सम कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। अब क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं कि पेशेंट एक्सटर्नली ब्लीच करेगा या फिर इंटरनल ब्लीच करेगा। इंटरनल ब्लीचिंग में क्या होता है, रूट कैनाल हुई भी होती है लेकिन एक्सेस रिस्टोर नहीं हुई हुई। अगर वो एक्सेस रिस्टोर हो गई तो फिर हम लोग ना इंटरनल नहीं कर सकते, फिर एक्सटर्नल करते हैं। ठीक है, अननोन इफ पल्प चैम्बर इज एजुकेटली डिवाइडेड और कोई रिस्क नहीं होगा डैमेज। अगर इंटरनल एक्सेस करेंगे तो पल्प मतलब वो अंदर का कोई मटेरियल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, ब्लीच इंटरनली किया हमने, एंडोडोंटिक एक्सेस को ओपनिंग किया, पल्प चैम्बर को एक्सेस किया, उसके अंदर बैरियर लगाया RMGI की और ब्लीचिंग मटेरियल इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर 3 हो सकते हैं, या फिर वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम लोग क्लोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहले इंटरनल किया फिर एक्सटर्नल ही उस ट्रे लगा रहा होगा पेशेंट, या फिर सिर्फ इंटरनली कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ओपन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या फिर वो ओपन इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है या फिर वो क्लोज इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल ब्लीचिंग की क्या इंडिकेशन होती है, अगर एंडोडोंटिक एक्सेस सील्ड हो गया और हमें रिस्क है कि कैनाल डैमेज ना हो जाए। ठीक है, जब हम लोग इंटरनली कर रहे होंगे, इसलिए हम एक्सटर्नली करते हैं। एक्सटर्नली में क्या होता है, हम लोग ब्लीचिंग ट्रे पेशेंट को बोलते हैं, या फिर वो सिंगल टूथ ट्रे हो सकती है या फिर वो फुल आर्च ट्रे हो सकती है। ओके, सो ब्लीचिंग अ सिंगल डार्क टूथ विदाउट एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, अब एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के बगैर सिंगल डार्क टूथ कैसे करना है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं, मतलब उसकी एंडो अभी हुई भी नहीं है, अगर उसको सिम्टम्स है मतलब पेन है, स्वेलिंग है, टेंडर है, मोबिलिटी है, तो हम लोग पहले कंसिडर करेंगे एंडोडोंटिक थेरेपी हो जाए, उसकी डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, हम लोग फिर एंडोडोंटिक ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग करेंगे, वो भी एक्सटर्नली करेंगे। अगर साइन है कि पेरियापाइकल ल्यूडिलुसेंसी है, फिस्टुला है या कोई पॉकेट वगैरह है, तो एंडोडोंटिक थेरेपी करेंगे या फिर जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो करेंगे। ठीक है, ब्लीच एक्सटर्नली विद ट्रे ब्लीचिंग, वही ट्रे ब्लीचिंग या फिर वो फुल आर्च हो सकती है या फिर वो सिंगल टूथ की ब्लीचिंग हो सकती है। अब आता है वाइटल टूथ ब्लीचिंग। वाइटल टूथ ब्लीचिंग एज ए नेम सजेस्ट के पल्प जो होगा वो वाइटल होगा। ठीक है, इसके भी 2 टेक्निक्स हो सकते हैं, या फिर वो इन ऑफिस हो सकती है या फिर पेशेंट होम में कर सकता है।
ठीक है। इन ऑफिस ब्लीचिंग क्या होता है, हमें 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है वो हम लोग डायरेक्टली टीथ के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो होता है वो लाइट की एक्टिवेशन होती है और वो पेरोक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतना ज़्यादा होता है कि वो मटेरियल सॉफ्ट टिश्यू को भी वो बहुत ज़्यादा उसके लिए डैमेज कर सकता है सॉफ्ट टिश्यू को, इसलिए सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट होना लाजमी है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग आइसोलेशन करते हैं विद द रबर डैम, ठीक है। सबसे पहले रबर डैम की आइसोलेशन की, ठीक है, पूरा आइसोलेशन कर दिया, फिर उसके ऊपर हम लोग दान के ऊपर वो जेल लगाएंगे और फिर वो लाइट से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद क्या होता है, दूध जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए फ़ौरन से हमें वाइटनिंग रिजल्ट नहीं दिखता। तो ट्रू रिजल्ट जो होता है वो 1 to 2 वीक्स के बाद आता है, जब जो हमारा दांत है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। कॉटन नोज एंड चीक रिट्रैक्टर्स मे बी नीडेड टू प्रोटेक्ट द लिप्स एंड द टंग। लिप्स और टंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए तो हम लोग कॉटन नोज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चीक रिट्रैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और टीथ शुड नॉट बी एनेस्थेसाइज, इसको हम लोग एनेस्थीसिया नहीं देते क्योंकि अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, ये सेंसिटिविटी हो रही होगी, तो पेशेंट नहीं बता सकता, जिसकी वजह से ओवर ट्रीटिंग हो सकती है और टीथ डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। इफ द पेशेंट रिपोर्ट्स द टिंगलिंग ऑफ द जिंजाइवल टिश्यू, अब हम लोग लगा रहे हो तो पेशेंट को फॉरन मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन हो रही हो तो हमें उस वक्त ही प्रोसीजर अपना स्टॉप करना है, डैम को रिमूव करना है और जहाँ पे टिश्यू की टिंगलिंग हो रही टिश्यू को रिंस करना है पानी से, या फिर उसमें हम लोग बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं ताकि पेरोक्साइड न्यूट्रलाइज हो जाए और सिवियर टिश्यू बर्न से प्रिवेंट हो सके। अच्छा, ये पिक्चर है, इस पिक्चर में बता रहे हैं रबर डैम प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यू ड्यूरिंग इन ऑफिस ब्लीचिंग प्रोसीजर। यहाँ पे रबर डैम लगाया, ये पूरा रबर डैम लगा हुआ है, ठीक है, ताकि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू की प्रिवेंशन हो सके। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन प्रोड्यूस अ केमिकल बर्न। तो इस पिक्चर में जैसे कि यहाँ पे केमिकल बर्न नजर आ रहा है लिप्स के ऊपर, तो ये करवा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन रिगार्डिंग इन ऑफिस ब्लीचिंग, तो क्या क्वेश्चन हैं, डस एन इन ऑफिस ब्लीचिंग ट्रीटमेंट यील्ड द सेम आउटकम एज अ ट्रे ब्लीचिंग, क्या जो इन ऑफिस में करते हैं वही सेम आउटकम देगा ट्रे ब्लीचिंग में? नो, क्योंकि इन ऑफिस में ज़्यादा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो रही होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा होती है इफेक्ट। डू द लाइट मेक द डिफरेंस इन द आउटकम इन ऑफिस ब्लीचिंग? लेकिन नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो लाइटर अपीयरेंस जो होता है वो बाद में आता है, ठीक है। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इवेल्युएट द कलर चेंज? अब कलर चेंज का बेस्ट टाइम जो होता है वो 2 वीक्स होता है, ठीक है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन ऑफिस एंड ट्रे ब्लीचिंग द बेस्ट ऑप्शन? हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं, अगर पेशेंट कंप्लाइंट हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। व्हाट आर द सेंसिटिविटी इशू फॉर इन ऑफिस ब्लीचिंग? अब सेंसिटिविटी इशू क्या होता है, सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इन ऑफिस में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को मिनिमाइज करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट शॉर्टर करना है और मल्टीपल विजिट्स करना ताकि पेशेंट बार बार आए और फिर सेंसिटिविटी भी उसकी कम हो जाए। फॉर्म्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, अब ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, या फिर वो सॉल्यूशन जेल फॉर्म होता है, या फिर वो पाउडर लिक्विड होगा, या फिर वो प्रीलोड सिरिंजेस होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होगा, हम लोग ने डायरेक्टली अप्लाई किया, फेशियल सरफेस पे भी कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल सरफेस पे भी कर सकते हैं। अगर फेशियल सरफेस में कोई रिस्टोरेशन हो तो फिर ऑब्वियसली फिर हम लोग प्रेफर करेंगे कि वो लिंगुअल साइड पे करें, ठीक है। सॉल्यूशन लिंगुअल साइड पे लगा दिया। यूजेस ऑफ हीट, इट एक्सलेट्स द ऑक्सीजन रिलीज, हम लोग हीट लगाते हैं। अब वेदर हीट डेंटल क्योरिंग लाइट की हो सकती है या फिर स्पेशल ब्लीचिंग इक्विपमेंट होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। हर स्टेप के बाद हम लोग पेशेंट से उसकी सेंसिटिविटी का पूछेंगे। अगर पेशेंट की, क्योंकि मेन लिमिटेशन हमें कहाँ स्टॉप करना है वो पेशेंट के ऊपर, सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेंसिटिविटी हो गई तो हमें प्रोसीजर स्टॉप करना है और वेट करना है जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाए, और फिर पेशेंट को हमने अपॉइंटमेंट दे देना है 1 हफ्ते बाद जब तक सेंसिटिविटी सबसाइड ना हो जाए। अब आते हैं लेज़र और लाइट असिस्टेड इन ऑफिस ब्लीचिंग। लेज़र मतलब कि हम लोग जब वही सेम प्रोसेस करेंगे, बस लेज़र एज अ लाइट सोर्स यूज़ करेंगे। तो डेंटल लेज़र एंड अदर इंटेंस लाइट सोर्स हैव बीन एडवोकेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द यूज इन ब्लीचिंग। दे प्रोवाइड अ पावरफुल एनर्जी सोर्स, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा रैपिडली रिलीज होंगे और बहुत जल्दी ब्लीचिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं कि ये सेफ़ नहीं है क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स होते हैं हार्ट टिश्यू पे डिपेंड करता है हम कौन सा लेज़र यूज़ कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास आर्गन लेज़र। आर्गन लेज़र बोलते हैं कि ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर राइज करता है पल्प में, और लेकिन जो डायोड लेज़र होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करते हैं जिसकी वजह से पल्प टिश्यू भी डैमेज हो सकता है।
ओके एक मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया कि हम लोग आर्गन लेज़र यूज़ करें विद द वेवलेंथ ऑफ 488 नैनोमीटर फॉर 30 सेकेंड ताकि वो ब्लीचिंग जेल एक्सिलरेट हो सके, ठीक है। द जेल इज लेफ्ट ऑन द टूथ फॉर 3 मिनट्स एंड देन 3 मिनट्स के लिए रखा, फिर उसको रिमूव कर दिया, अभी 4 to 6 टाइम उसको रिपीट करना है। अनदर टेक्निक ये है कि आर्गन लेजर के बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करें ताकि वो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा अंदर तक चली जाए और बहुत जल्दी हमारे पास बहुत जल्दी ब्लीचिंग हो जाए। लेकिन मॉडरेट टू सिवियर पोस्ट प्रोसीजर पेन एंड सेंसिटिविटी में ऑकर, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे पेन और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पल्प इरिटेशन और इवन नेक्रोसिस भी हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हम यूज़ नहीं करते ब्लीचिंग में। Studies of laser bleaching to date have no indicated any better result that with other in-office technique. अब स्टडीज हमने ऐसे की कि लेज़र ब्लीचिंग में कोई बेनिफिट नहीं होना, करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एज अ रिजल्ट सेम ही आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है, ठीक है, उससे कोई बेहतर रिजल्ट नहीं। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड परफॉर्म्स द ब्लीचिंग नॉट द लेज़र, ठीक है। लेज़र सिर्फ एक एज अ लाइट सोर्स है जो कि ब्लीचिंग एजेंट को प्रमोट करवा रहा है, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि लेज़र जो होता है वो बहुत जल्दी हीट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ब्लीचिंग बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज होता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। दूसरा, इसका एक बहुत डिटर्मिनेंटल इफेक्ट्स होता है पल्प टिश्यू में, तो वो सराउंडिंग पेरिडोन्टल टिश्यू को भी डैमेज कर देता है। जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो एट होम ब्लीचिंग यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी बहुत कम होती है और वो आराम से पेशेंट पहन भी सकता है और वो उतार भी सकता है, ठीक है। हम लोग कस्टम फिर ट्रे बनाते हैं पेशेंट के और वो 10% सॉल्यूशन ऑफ कार्बोमेट पर ऑक्साइड डालते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है तो इसका कॉन्टैक्ट टाइम कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ये रात में पेशेंट को बोलते हैं आप कार्बोमेट पर ऑक्साइड लगा के रात में सो जाए। लेकिन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो हम लोग दिन में यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो उसमें ज़्यादा होती है, वो होती है 7.5 to 9.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जो एक्टिव होता है सिर्फ 30 to 60 मिनट एक्टिव होता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि ना आप 1 घंटा या 1 घंटे से कम वो पेशेंट अवेयर करके रखें, ठीक है। कार्बामेट पेरोक्साइड जो होती है वो 10 घंटे तक एक्टिव होती है, इसलिए वो हम लोग बोलते हैं आप पेशेंट को नाइट टाइम एप्लीकेशन करें ताकि एक अच्छी मैक्सिमम बेनिफिट आपको अचीव हो सके। अच्छा, अब इस टेबल में बता रहे हैं कि कार्बोमेट पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इसका एक्टिव टाइम जो होता है कार्बोमेट पर ऑक्साइड का वो 2 to 10 आवर्स होते हैं, BCQs में भी आ सकता है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस 30 to 60 मिनट, ठीक है। कार्बोमेट पर ऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली पीएच को लेवल को न्यूट्रल रखता है और वो इंक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज करता है तो वहाँ पे एक केरीज मतलब अगर ऑब्वियसली मुंह का जब पीएच भर रहा होगा तो वो केरीज प्रिवेंशन भी करता है, ठीक है। और पीएच का लेवल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो कम होता है या फिर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आते हैं इम्प्रेशन एंड कास्ट। तो ऑब्वियसली ट्रे बनाने के लिए हमें अच्छी सी वेल फिटिंग ट्रेज बनाने के लिए एक्यूरेट इंप्रेशन लेना है। इंप्रेशन दो टाइप का हो सकता है, या फिर वो हम लोग एल्जीनेट से ले सकते हैं या फिर वो हम पॉलीविनाइल साइलॉक्सेन से ले सकते हैं। एल्जीनेट इंप्रेशन डबल पोर जब हो सकते हैं जब वो अच्छे से रैप करके रखें टॉवल में और उसके अच्छे से हम लोग हैंडल करें, और उसका पोर टाइम विद इन 45 मिनट होना है, वरना वो डायमेंशनली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए करते हैं बट लेस स्टेबल ओवर टाइम। लेकिन जो पॉलीविनाइल साइलोक्सेन होता है ना वो ज़्यादा डायमेंशनली स्टेबल होता है और हम लोग उसको मल्टीपल पोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिम कास्ट टू मिनिमम डायमेंशन विदाउट डैमेजिंग टीथ और जिंजाइवल डिटेल। हम लोग मॉडल ट्रिमर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बेस के ऊपर रखते हैं और वहाँ पे हमने वेस्टिब्यूल को एलिमिनेट करना है और उसको 0.5 इंच थिक करना है, ठीक है। उसका शेप कैसा होना चाहिए, हॉर्स शू, ना उसके अंदर कोई पैलेटल एरिया होना चाहिए ना कोई टंग एरिया होना चाहिए, और उसका जो बेस होगा वो भी फ्लैट होगा और सेंट्रल इंसाइजर जो होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस से, ताकि वहाँ पे कोई फोल्ड्स ना हो ना रिंकल्स हो। अगर पैलेटल और टंग सेक्शन रह गया तो हम लोग एक स्मॉल वेंट होल ड्रिल करेंगे ताकि वहाँ पे वैक्यूम अडेप्टेशन हो सके। इन दिस पिक्चर ये हम लोग ट्रिमिंग कर रहे हैं कास्ट को। तो ट्रिमिंग जैसे कास्ट कैसे हो रही है, हमने एक ये ट्रिमर है कास्ट ट्रिमर पे रखा और इसका सिर्फ जो बेस होगा वो ट्रिम कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग पैरेलल रखेंगे और जेंटली थंब से इन्होंने प्रेस किया हुआ है ताकि जो जो बेस होगा वो रिमूव हो सके, ठीक है। इसका जो वेस्टिब्यूल होगा उसको हम लोग ने रिमूव कर दिया, ठीक है। और जो ये सेंट्रल इंसाइजर जब हम लोग ने एक टेबल पे रखा तो ये सेंट्रल इंसाइजर परपेंडिकुलर आना चाहिए इस टेबल के अंदर, ठीक है। इतना हमने इसको रिमूव करना है।
द कास्ट वर्क बेस्ट इन द वैक्यूम फॉर्म इफ देयर इज नो पैलेट एंड नो वेस्टिबल, लाइक जो पैलेट और वेस्टिबल नहीं है, पैलेट की अगर हमने एक होल बना दी ताकि वो एक एक्ट करे वेंट का और वहाँ पे सक्शन जैसा प्रोवाइड करे।